हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ओपन स्काई में। आज मैं लेकर आया हूँ भूकंप की बहुत सारी जानकारियाँ जो भूकंप से रिलेटेड एग्ज़ाम के व्यू से पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझें और रिवाइज करें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन दबा दें। तो चलिए चलते हैं लेकर के भूगोल चैप्टर में। एक चैप्टर है भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप जो है भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है। पूछ सकता है कि भूकंप क्या है, तो भू शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसमें से भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जिसमें भूकंपों को अध्ययन किया जाता है वही भूकंप होता है और इसे सिस्मोलॉजी से मापते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ है कि जिसमें भूकंपों को अध्ययन किया जाता है वह भूकंप होता है। भूकंप में 3 प्रकार की कंपन होती है। प्राथमिक कंपन, द्वितीय कंपन और एक सतही कंपन। प्राथमिक कंपन में चलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक कंपन को इंग्लिश में प्राइमरी वेव कहा जाता है। प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक वेव, अर्थात पी तरंगे शॉर्ट में इसे कह सकते हैं। पी तरंगे कहता है पी तरंगे क्या है, तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है जो तरंगे, वही तरंगे पी तरंगे कहलाती है। क्या बोला मैंने कि यह तरंगे, कौन तरंगे? पी तरंगे पृथ्वी के अंदर से मध्य से होकर गुजरती है तो वह पी तरंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सी ऐसी भूकंप तरंगे हैं जो पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, तो पी तरंगे। और पी तरंगे की औसत वेग जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पी तरंगे की औसत वेग कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पूछ सकता है कि पृथ्वी पर कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो सबसे पहले पहुंचती है, तो पी तरंगे। और दूसरी पॉइंट यह है कि पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग को नतोदर कहा जाता है। मतलब पी तरंगे पृथ्वी पर जाते समय जो मार्ग बनाती है, रास्ता बनाती है, वह रास्ता को नतोदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नतोदर। तो मोस्ट एग्जाम के व्यू से मात्र यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ऐसी तरंगे है जिसकी वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तो पी तरंगे। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि पी तरंगे पृथ्वी के किन भाग से होकर गुजरती है, तो ये मध्य से होकर गुजरती है। और यह पृथ्वी से गुजरने पर अपना मार्ग बनाती है। वो मार्ग का नाम क्या है, तो वह मार्ग का नाम है नतोदर। चलिए दूसरे पॉइंट में आते हैं। एस तरंगे, अर्थात इसको हिंदी में द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है और इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। यह तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जिस प्रकार लाइट जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि सीधी रेखा में गमन करती है, उसी प्रकार से एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स भी अनुप्रस्थ तरंगे है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। मतलब यह ना तो द्रव में गुजर सकती है ना गैस में गुजर सकती है, मात्र यह सिर्फ गुजर सकती है तो ठोस में। पूछ सकता है कौन सी भूकंपीय तरंगे है जो केवल और केवल ठोस के माध्यम से ही गुजरती है, तो आपका उत्तर होगा एस तरंगे अर्थात सेकेंडरी वेव्स। और इसकी जो औसत वेग होती है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हुई। प्राथमिक वेव मैंने पढ़ाया था, प्राथमिक वेव का जो वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और जस्ट इसका उसका आधा होता है, यानी 4 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होता है। थर्ड क्वेश्चन में आइए सतही तरंगे। सतही तरंगे बहुत ही पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो सतही तरंगे हैं, तो इसका सतही तरंगे का दूसरा नाम है एल तरंगे।
अर्थात सरफेस ऑफ ला वेव्स बोला जाता है, अर्थात शॉर्ट में एल तरंगे। यह धरातलीय तरंगे होती है जो लंबी होती है और लंबी होने के कारण इसे लंबी तरंगे कहती है, एल तरंगे बोला जाता है। इन तरंगों का खोज जो किया था, किन तरंगों का, एल तरंगों का जो खोज किया था एच.डी. लव ने किया था। एच.डी. लव, एल तरंगों की खोज किसने की थी? तो एच.डी. लव ने किया था। इसीलिए इस तरंग को एक और नाम हो गया जिसका है लव वेव्स भी बोल सकते हैं इसको। यह लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका एक और अन्य नाम भी है जिसको आर वेव्स भी बोलते हैं। यानी एल तरंगे को दो नाम हो गया है, ये तो लव वेव्स हो गया, एगो आर वेव्स हो गया। आर मतलब लाइट वेव्स या रे वेव्स भी बोल सकते हैं। रे वेव्स ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। यह ठोस, तरल अथवा गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। कहते हैं कौन सी भूकंपीय तरंगे है जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती है? ठोस से होकर भी गुजरती है, तरल से होकर भी गुजरती है और गैसों से होकर भी गुजरती है। तो वह है एल तरंगे। और एल तरंगे को मैंने बता दिया है कि एल तरंगे को क्या नाम है, लव तरंगे भी कहते हैं इसको, या लव वेव्स कहते हैं, या रे वेव्स भी कहते हैं। यह तीन नाम है, तो तीनों नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एल तरंगे ना देकर लव वेव्स भी दे देता है या फिर रे वेव्स भी दे देता है। तो याद रखने योग्य बात इसमें यही है कि कौन सी तरंगे हैं जिसकी खोज एच.डी. लव ने किया था, तो एल तरंगे। इससे प्रश्न भी बहुत अधिक बनते हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल पर सीमित रहती है, जिसे बताया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गुजरती है। और इसकी जो वेलोसिटी यानी वेग जो होती है वह 1.5 से लेके 3 किलोमीटर होता है। पूछ सकता है इसमें प्रश्न यहाँ बन सकता है कि कौन सी ऐसी भूकंपीय तरंग है जिसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो वह है एल तरंगे। यह सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और यह तिरंगे जो होती है बहुत ही विनाशकारी तरंग होता है, बहुत विनाश लाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। पूछता है कि कौन सी तरंगे को भूकंपीय तरंग है जिसको रेखांकित किया गया है, तो वह है सिस्मोग्राफ, यानी भूकंपीय तरंग को मापता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट में आइए, कहता है सभी भूकंपीय तरंगे का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। अर्थात कह सकता है कि सभी भूकंपीय तरंग, जितने भी भूकंपीय तरंग है, जब उसका घनत्व अधिक होता है तो उसका वेग भी बढ़ जाता है, तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर इसका वेग घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। एक है केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती हैं। मतलब जो मैंने पहले पढ़ाया था प्राइमरी वेव्स, वह प्राथमिक तरंगे है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। एक और है गौण तरंगे। कहता है द्रव पदार्थों में से नहीं गुजरती। कहे कि कौन सी तरंगे है जो द्रव से नहीं गुजरती है, तो गौण तरंगे। कहता है कौन सी ऐसी तरंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आइए, कौन सी ऐसी तरंगे है जो केवल धरातल के पास ही चलती है, तो एल तरंगे, जो मैंने बताया तीसरा पॉइंट में, जिसका खोज एच.डी. लव ने किया था। एल तरंगे वह केवल धरातल के पास ही चलती है। कहता है विभिन्न माध्यम में गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित होती है। जैसे पृथ्वी का केंद्र, आइए केंद्र में क्या होता है। कहता है भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप होता है उस स्थान को केंद्र कहते हैं। पूछ सकता है जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट तीनों प्रकार की तरंगें निकलती हैं। मैंने बताया था 3 तरंग होता है, PSL, P4 प्राइमरी, S4 सेकेंडरी, L4 एल तरंगे, यानी एल वेव्स, जिसको एच.डी. लव ने खोज किया था। ये तीनों तरंगे जब भूकंप होती है तो यहाँ से तीनों तरंगे बाहर निकलती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर
यात्रा करती है और भूकंप केंद्र से धरातल के साथ माने 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। पूछ सकता है भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ पी और एस तरंगें कितनी दूरी तय करती है, तो 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। केंद्रीय भाग को कोर पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह केंद्रीय भाग पर पहुंचती है तो एस तरंगें खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप केंद्र से लगभग 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक की कोई भी तरंग वहां पर नहीं पहुंच सकती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर कोई तरंगें नहीं पहुंचती है उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहता है। एक होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र में आइए क्या होता है, कहता है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ पर भूकंप होता है उसके ठीक ऊपर की सतह जो होती है उसी को कहता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुँचती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुँचती है, तो पी तरंगें मतलब प्राइमरी वेव पहुँचती है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को मापने में सुनामी ही सहायता करता है। मतलब अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहर, जैसे जापान वगैरह में समुद्री लहर होता है तो उसी को सुनामी कहा जाता है। पूछ सकता है कि जापान में समुद्री लहर को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ कहते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र, और यहाँ है सिस्मोग्राफ। यह भूकंपीय तरंग बात एक ही है, भूकंप लेखी भी इसको कहते हैं। और इस तरह के तरंगे 3 प्रकार की होती है जो मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले 3 प्रकार के तरंगे हैं। एक है तरंगे रोसीफेरल स्केल, और 2 है मर्केली स्केल, और तीसरा है रिएक्टर स्केल। ये 2 तो नहीं पूछता कभी एग्जाम में, लेकिन रिएक्टर स्केल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बस कि रिएक्टर स्केल है क्या, तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता भी मापती है, ऊर्जा भी मापती है। और यह इसकी खोज जो है अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर, और सन 1935 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से फिर एक बार सुन लीजिए कि रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा मापा जाता है, और इसकी खोज जो थी अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 ईस्वी में। यह एक लघु कणीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। मतलब पूछ सकता है कि रिएक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना से कितना तक होता है, तो 1 से लेकर 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है, और इस स्केल पर 0 से लेकर मतलब कहने का अर्थ है कि 2 से भी कह सकते हैं 2.0 या 3.0 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। मतलब अगर भूकंप जो आती है उसको मापने पर 2 से लेके 3.0 तक अगर होता है तो वह हल्का भूकंप के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही वह 6.2 की तीव्रता वाली मापा जाए, 6.25 से ऊपर 6.2 से ऊपर अगर होते हैं तो वह शक्तिशाली भूकंप होता है। तो पूछ सकता है कि रिएक्टर स्केल पर कितना पाठ्यांक होता है, तो 1 से 9 तक। भूकंप का झटका शक्तिशाली भूकंप होता है कब, जब 6.2 की तीव्रता होती है। तो यह लास्ट था रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट अगली बार मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर लेके पर्वत और पठार के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको रिवाइज करने में? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ रिवाइज करने के लिए
तो वह आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे।